जो है गवर्नमेंट बजट आज इकोनॉमी जो भाई बजट का सिंपल मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आगे कितना खर्चा करने वाली है या उसको कहां कहां से पैसा आएगा, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं बजट। बजट में एक चीज और लिखी जाती है कि पिछले साल आपने क्या खर्चा वगैरह किया, भाई पैसा मिला था आपको पिछले साल क्या किया उसका। तो पहले में है कि क्या किया था और दूसरे वाले में ये है कि भाई इस साल तुम जो पैसा है वो कहां पर खर्च करोगे और कहां कहां से तुम्हें पैसा आएगा, ठीक है। और बजट की भाई कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बजट क्यों लेके आया जाता है। सबसे मेन चीज होती है हमारी ग्रोथ। भाई देखो बजट क्यों लेके जाता है, ताकि हमारे देश की ग्रोथ हो। सबसे पहली चीज क्या है, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी कब बढ़ती है, जीडीपी तभी बढ़ती है जब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ती है। देश में प्रोडक्शन कब बढ़ती है, जब हमारे प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं। अब समझो भाई जीडीपी बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर्स की इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट कुछ खर्चे करती है, कुछ पॉलिसीज लेके आती है इसके अंदर ही, ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर है उनकी इनकम बढ़ पाए, या कुछ रॉ मटेरियल उन्हें सस्ते दामों में मिल जाए, जिसकी वजह से वो एनकरेज हो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और हमारी ग्रोथ हो जाए। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे देश में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, हमारे देश में लोग बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है वो सही हो रहा है या सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये सब चीजें देखते हुए गवर्नमेंट को ये भी पता है कि लोग हैं लालची, लोग जो भी सामान बनाएंगे वो ये सोचते हुए बनाएंगे कि उनका प्रॉफिट बढ़ जाए, उनके अंदर कोई सोशल वेलफेयर की भावना नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद वो भावना प्रकट करवाती है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कुछ जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि शराब, तंबाकू, सिगरेट वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, इन सब में ज्यादा प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ा दी, ताकि लोग कम से कम इसे प्रोडक्शन करें, और इन रिस्पेक्ट जो खाने पीने वाली कंजप्शन वाली चीजें हैं उनके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ताकि लोग उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। अब देखो किसी चीज को अगर लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उसका दाम मार्केट में कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस चीज को सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इस चीज से हमारी जो रिसोर्सेज है वो एलोकेट सही तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड कौन से होते हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, जो हमारी जो ब्रिजेस हो जाते हैं, रोड वगैरह हो जाती है, जो गवर्नमेंट बनवाती है, हम सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये भी सोचते हैं ना कि भाई इस साल ऐसा करते हैं, हम ना नई नई रोड बनवा लेते हैं, ब्रिज बनवा देंगे, और इसमें हमारी डिफेंस फोर्स भी आ जाती है। तो विमान, अब बाहर से विमान क्यों मंगवाए जाते हैं, ताकि हमारे देश की सुरक्षा बढ़ जाए। तो ये सब चीजें भी ऑब्जेक्टिव होती है बजट की, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, ये तो बड़ा अच्छी चीज है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। जैसे मान लो जो हमारे देश में जो अमीर है उनकी इनकम बहुत ज्यादा, जो गरीब है उनकी इनकम बहुत कम है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अब गवर्नमेंट को ये पता कि ये जो इनकम वाला गैप है इन दोनों के बीच में, इसे भाई कैसे खत्म किया जा सकता है, खत्म तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला, क्या ऐसा करते हैं, जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो लोग अमीर है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं। अगर उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगे तो उनकी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे ही जो गरीब लोग हैं उनको क्या करते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, जिनसे उनकी एनकरेजमेंट मिलेगी, वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और उनकी इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ऐसे करते करते एक लेवल पर आ जाएगी ना इनकम हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। उसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे क्या बोलता है कि आगे बोलता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब जैसे हमारे देश में काफी इलाके, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे वहां पर कोई भी इंसान पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें बेनिफिट ही मिलता, बिछड़े हुए इलाके हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। गवर्नमेंट वहां पर क्या कहते हैं कि अगर कोई इंसान वहां पर जाके काम करवाएगा या कोई नई फैक्ट्री लगाएगा या कोई भी काम करेगा, तो हम उसे अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी दे देंगे, या अलग कोई टैक्स रिलैक्सेशन दे देंगे, या कुछ और अलग अलग तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से उस एरिया की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि देखो हर साल देश की अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी चाहिए, नहीं तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो ज्यादा क्राइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से देश की हालत खराब पूरी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके लास्ट में आ जाते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है भाई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखो हमने ये चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक बिजनेस साइकिल पढ़ा था ना, बिजनेस साइकिल, हमने बिजनेस साइकिल नामक एक चीज पढ़ी थी, जिसमें क्या था, ये ऐसा था ना, ये था बूम, मतलब बिजनेस एक टाइम आएगा जो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उसके बाद वो बिजनेस गिर जाएगा, फिर बिजनेस थोड़ा हौली हौली करके एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बिजनेस साइकिल होता है कि हौली हौली बढ़ता है, फिर बिल्कुल बूम पर आ जाता है, फिर गिर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। क्या होता है, एक या तो डिफ्लेशन आ जाती है, डिफ्लेशन हो जाती है भुखमरी, जब लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। एक आती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होती है जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है।
ये हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों सिचुएशन ही मार्केट के लिए हानिकारक है। तो इन दोनों सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, कौन से इंस्ट्रूमेंट से डील किया जाए, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में देखा जाता है। ठीक है, हमने बात कर ली कि भाई बजट क्या होता है। बजट क्या था कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी, जो भी उसको पैसा आएगा इस साल में, आने वाले साल में, वो हो गया बजट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट होती है जो रैकरिंग नेचर की होती है। रैकरिंग नेचर मतलब जैसे मान लो कि गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स का पैसा आ रहा है, इनकम टैक्स का पैसा हर साल बाद आएगा, साल के बाद इनकम टैक्स भरा जाता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो वो रैकरिंग नेचर का है। ठीक है, जो बार बार होता है वो होता है रेवेन्यू। चाहे रेवेन्यू हो जाए रिसीट, चाहे हो जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये होता है रैकरिंग नेचर की। लेकिन अगर कैपिटल की बात करें, देखो भाई, ये अगर रैकरिंग नेचर के है तो ये वाला रैकरिंग नेचर का नहीं होगा, मतलब ये कभी कभी होगा। ठीक है, ये चाहे इसको हम रिसीट कह ले, चाहे हम इसका खर्चा कह ले, ये कभी कभी होगा, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई पैसा उधार लिया है, अब गवर्नमेंट ये ना कि हर साल उधार पे पैसा लेता, हर महीने उधार पे पैसा लेता, जब जरूरत होती है कब कभी जाकर पैसा उधार पे लेगा। ठीक है, ये तो क्या पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि भाई अगर वो कैपिटल रिसीट है या एक्सपेंडिचर है, उस केस में उसकी एसेट या लायबिलिटी पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा मतलब अगर हम रिसीट के केस में कहेंगे तो उसकी एसेट कम हो जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने अभी क्या कहा था कि गवर्नमेंट ने लोन लिया, अगर गवर्नमेंट ने लोन लेती है तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, जब एसेट और लायबिलिटी में कोई फर्क पड़े तो वो होता है कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके पास पैसा आ रहा है लेकिन उसके एसेट और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो होता है उसका रेवेन्यू, चाहे वो रिसीट हो चाहे वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम डिटेल में समझेंगे, हम बात करेंगे रिसीट की। पहले आएगी रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू के बारे में हमने बात की थी, रेवेन्यू मतलब जो रैकरिंग नेचर का होता है, जहां पर एसेट और लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है, बढ़ती कम होती कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। एक आता है टैक्स का पैसा, भाई ये सारे टैक्स है, कौन सा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एस्टेट, गिफ्ट और कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सारे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। और उसके अलावा जो पैसा आता है वो होता है नॉन टैक्स रिसीट। ठीक है, नॉन टैक्स रिसीट क्या होती है, मान लो कि तुम अपने प्रिय मित्र के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे हो और वहां पर जाते जाते एक पुलिस वाले ने हाथ दिया और पुलिस वाले को आप चकमा देकर आगे निकले, लेकिन 3-4 ने आपको घेर लिया, उसी समय आपका चालान काट देगा इतना बड़ा। जो चालान का पैसा होता है वो होता है नॉन टैक्स रिसीट, गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, और फाइन वगैरह हो जाते हैं। उसके अलावा आते हैं स्ट्रीट्स। स्टेट कौन होता है भाई, एक इंसान जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई नॉमिनी नहीं है, कोई उसका बच्चा नहीं जिंदा, तो उसका पैसा गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। वो वाला पैसा भी क्या होता है, गवर्नमेंट ले लेगी। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ने कोई काम किया जिसकी वजह से आपके घर की कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो उस बढ़ी हुई वैल्यू पर गवर्नमेंट कहेगा मेरे को थोड़ा सा हिस्सा दे भाई। टैक्स रिसीट में एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें हम लोग बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते पैसा देने का। ठीक है, टैक्स देने का। ठीक है, जैसे मान लो आपको इनकम हुई तो उसका टैक्स आप ही भरोगे ना, वैसे ही इसमें बर्डन ट्रांसफर नहीं होता, इसमें बर्डन ट्रांसफर होता है जीएसटी। अब मान लो भी आपने सामान बनाया, ठीक है, अब उस पर टैक्स लग गया, जो टैक्स लगा वो आप वही टैक्स लगाकर कस्टमर से पैसा ले लोगे। जो टैक्स आपने गवर्नमेंट को देना है वो आप कस्टमर से लेकर गवर्नमेंट को दे दोगे। आपने अपना बर्डन कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो बर्डन ट्रांसफर कहां पर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। कैपिटल रिसीट में तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर एसेट और लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। और अगर वो कैपिटल रिसीट है तो एसेट कम होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने क्या किया, उधार पे पैसा लिया, तो उस समय क्या है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, ये नहीं दोनों होगी। ठीक है, कोई एक चीज होगी, या तो एसेट वाला फर्क पड़ेगा या लायबिलिटी का फर्क पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या था भाई, गवर्नमेंट ने उधार पे पैसा लिया, लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, गवर्नमेंट किससे पैसा ले सकते हैं, लोगों से पैसा ले सकती है, आरबीआई से पैसा ले सकती है, पूरी दुनिया से पैसा ले सकती है, मांग सकती है। उसके बाद क्या आ गया, रिपेमेंट ऑफ लोन। अब देखो भाई, गवर्नमेंट ने अगर मान लो किसी को लोन दे दिया हो, पहले गवर्नमेंट ने कभी किसी को लोन दिया था, वो लोन वापस आ गया। जब लोन दिया था तब उसने क्या करते, गवर्नमेंट ने एसेट क्रिएट करके रख दी थी। जब लोन रिपे वापस हो गया तो एसेट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लेना। तो ये हो गया रिपेमेंट ऑफ लोन, पैसा वापस आ गया। ठीक है, रिपेमेंट होगी। उसके बाद अदर, ये क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट की भाई देखो, गवर्नमेंट ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की रखी होगी तो उसे क्या करती है, बेच दिया होगा, तो उसका पैसा भी गवर्नमेंट के पास आ गया। गवर्नमेंट की कंपनी थी, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी बेच दी, तो वो पे पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है। ठीक है, तो इस सबको हम क्या कहते हैं, देखो गवर्नमेंट की कंपनी थी मतलब वो एक एसेट थी। ठीक है, तो एसेट को जब बेच दी तो एसेट कम होगी,
और गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, बात खत्म हो जाती है। ये दो तरीके होता है रिसीट के, एक रेवेन्यू रिसीट, एक कैपिटल रिसीट, बात खत्म। बात करेंगे खर्चों की, जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी। खर्चे भी दो तरह के थे, एक था रेवेन्यू खर्चा, एक था कैपिटल वाला खर्चा। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू क्या था भाई, रैकरिंग नेचर का खर्चा, ठीक है, एसेट लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं से, ठीक है। कौन सा खर्चा हो सकता है, जैसे वेज वेज देखो यार, लोगों की जो सरकारी लोग होते हैं अफसर, उनकी पगार भी तो देनी है, उनकी वेजेस भी तो देनी है। उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोगों ने गवर्नमेंट के पास पैसा जमा कराया हुआ, जिसके बदले में गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा ना भाई, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। एक्सपेंडिचर सब्सिडीज, जो सब्सिडीज का खर्चा होता है वो कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाती है, बिल्कुल। डिफेंस परचेज, भाई देखो लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नमेंट बड़े से बड़ा विमान, लड़ाकू विमान वगैरह खर्चा करता है, खरीदता है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे क्या हो जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाती बात कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, रैकरिंग नेचर का नहीं होता और एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है। अब समझो एसेट लायबिलिटी क्या है, जब हम खर्चा करते हैं तो कोई चीज खरीदेंगे ना जिससे हमारी एसेट बढ़ जाएगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने सुना क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोन लिया था, जब लोन लिया था तब लायबिलिटी बढ़ी थी। अब मान लो कि उसने लोन वापस कर दिया तो वो क्या हो गया, लायबिलिटी कम होगी, तो ये हो जाता है ये वाला, ठीक है, छोड़ दे दो। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, एक्सपेंडिचर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, हमारी क्या हो गया भाई, एसेट क्रिएट होगी, एसेट बढ़ेगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर मशीनरी, मशीन वगैरह खरीद ली, ठीक है, तो एसेट बढ़ेगी। परचेज ऑफ शेयर, शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो भी एसेट बढ़ेगी। अब लोन वगैरह क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, अब हमने अगर किसी को लोन दिया तो वो तो हमारी एसेट ही है ना भाई, हमें वो वापस करेगा विद इंटरेस्ट। तो ये सारी क्या होते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद दो चीजें हो रहा है कि प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये जो दोनों चीजें है ना, ये तो है प्लान का पार्ट, ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये है प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट, क्योंकि ये इन्होंने बजट में कहा था ना कि बजट में बताएंगे कि भाई हम आने वाले साल में वगैरह वगैरह ये खर्चा करेंगे प्लान करके। लेकिन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है कि मान लो अचानक से लड़ाई लग गई, जैसे पाकिस्तान के साथ लड़ाई लग गई थी, तो हमें उस केस में ज्यादा से ज्यादा खर्चा कहां पर लगाना पड़ता है, हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। तो मान लो कि कहीं पर ड्रॉट आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो वहां पर हमें पैसा देना पड़ता है ताकि वहां की जो सिचुएशन वो सही हो पाए। तो ये सारी होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब हम लोग बात करेंगे बजट डेफिसिट के बारे में। भाई डेफिसिट क्या था, डेफिसिट मतलब था कोई ना कोई कमी, नुकसान, ठीक है। बजट डेफिसिट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं गवर्नमेंट की इनकम के मुकाबले, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई कि खर्चे हैं वो ज्यादा है गवर्नमेंट के उसकी इनकम के बदले में, तो इसे हम क्या कहेंगे, बजट डेफिसिट, बस सिंपल। लेकिन ये डेफिसिट का यही खत्म हो जाता है, नहीं, बजट डेफिसिट और तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, अलग अलग तरह के बजट डेफिसिट, अलग अलग तरह के, ठीक है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब इसमें भी वही बात है कि खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है। इनकम मतलब जो रिसीट थी, ठीक है, रिसीट कम है। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट में हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे। जैसे हमने दो तरह की चीजें पढ़ी थी ना, एक कैपिटल पढ़ा था, एक रेवेन्यू पढ़ा था। हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जहां पर रेवेन्यू रिसीट जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। बात सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद बात आती है फिस्कल डेफिसिट। अब गवर्नमेंट का टोटल जो खर्चा था वो ज्यादा है उसके टोटल रिसीट से, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का टोटल खर्चा था, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा था टोटल रिसीट से, लेकिन टोटल रिसीट में हम लोग बोरोइंग्स नहीं लेते। बोरोइंग्स क्यों लेंगे भाई, बोरोइंग्स तो उधार का पैसा हो गया ना भाई, उधार का पैसा हो गया ना, तो उसे हम नहीं लेंगे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि फिस्कल डेफिसिट में हम लोग एक्सपेंडिचर में लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसीट में लेते हैं कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, लेकिन वहां पर बोरोइंग नहीं लेते, ठीक है। एक चीज और समझो, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जो टोटल खर्चा था, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, मान लो उसने कर दिया 100 रुपए का खर्चा कर दिया, लेकिन उसके पास एक्चुअल में पैसा कितना आया, 80 रुपए आया, मतलब नुकसान कितने का हुआ, डेफिसिट हुआ 20 रुपए का। सब लोग को समझ आ रहा है, 20 रुपए का डेफिसिट है। अब गवर्नमेंट ये पैसा पूरा कहां से करेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये पैसा 20 रुपए पूरा कहां से करेगी फिस्कल डेफिसिट में। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन होता है कि वो और नोट छाप दे,
अगर वो और नोट छापेगी तो उससे महंगाई बढ़ जाती है, जो वो नहीं करती ज्यादातर। तो उसका दूसरा ऑप्शन होता है बोरोइंग, उधार का पैसा। तो वही बात है ना कि भाई ये वाली डेफिशिएंसी को पूरा कैसे करेंगे, वो लोगों से उधार मांगकर, बोरोइंग लेकर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं तो फिक्स्ड डेफिसिट क्या बताता है कि हम कितनी और बोरोइंग करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट क्या बोलता है कि जो फिक्स्ड डेफिसिट होता है ना, उसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। जो भी फिस्कल डेफिसिट आता है वो हम बोरोइंग के थ्रू पूरा करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैसा है ये बोरोइंग वाला पैसा है, मतलब हम उधार पे पैसा लेंगे। हमने जैसे एग्जांपल में कहा था कि 20 रुपए हम उधार पे लेंगे, उसमें से हमने पिछले कई सालों में कोई ना कोई लोन लिया होगा जिसकी इंटरेस्ट हम पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। इस साल भी हम लोग उस पुराने वाले लोनों की पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। तो मान लो कि हमने पिछले वालों इंटरेस्ट की पेमेंट की 15 रुपए, ठीक है। तो 20 का हमने उधार लिया जो फिक्स्ड डेफिसिट था, उसमें से 15 रुपए इंटरेस्ट पे दिए, जो 5 रुपए बचे हैं वो खर्चा हम किसी और चीज पे करेंगे। तो ये हो गया सिंपल तरीका। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, हमारे करंट ईयर के बोरोइंग के बारे में बताता है कि हमने एक साल में क्या बोरोइंग की, उसका खर्चा इंटरेस्ट पे कितना है और अदर पे हम कितना कर रहे हैं, और जो ये बोरोइंग की है इस बोरोइंग को हमने इंटरेस्ट के बदले में कितना इस्तेमाल किया, और जो बाकी का पैसा वो किसी और चीज में कितना इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर मान लो कि प्राइमरी डेफिसिट 0 होती तो वो कब होती है, मैंने 20 रुपए उधार दिया और 20 रुपए का ही इंटरेस्ट पे कर दिया, तो उस सिचुएशन में मेरी फिक्स्ड डेफिसिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेना। उसके बाद कुछ होते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का सिंपल मतलब होता है कि हमारा जितना खर्चा है उतनी ही इनकम होगी, तो एक दूसरे के एक्सपेंडिचर और रिसीट जो है वो इक्वल हो गए, तो ये होता है बैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट होता है कि एक सिचुएशन में जहां पर मेरी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी मेरी रिसीट से, दूसरी सिचुएशन होगी जहां पर मेरी रिसीट्स ज्यादा होगी मेरी एक्सपेंडिचर से, ठीक है। ये होता है अनबैलेंस बजट, ठीक है। तो इस तरह करते करते हमने सारा चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है। अगर आप लोग को ये चैप्टर थोड़ा बहुत मन में दिमाग में लगा है, आया ऐसे का, अब तक आप लोग देख रहे हैं तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे और बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं, मजेदार चैप्टर आ रहे हैं, क्या बात है, ठीक है।